अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। जी मरियम, मेरे साथ मसला ये है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो जो है ना बहुत शक और शुबात करते थे। मतलब वो उनको कहें कि वो एक तरीके से साइको थे। इवन कि वो मुझे ना लेडीज़ से भी बात करने नहीं देते थे। मैं अगर अम्मी के घर जा रही हूँ तो भी वो बस ना कि कहीं तुम्हें जाना नहीं है, किसी से तुम्हें कोई बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। बराबर में ऊपर नीचे पड़ोस रहते थे, कोई बराबर वाली आ गई कभी कुछ लेने देने, आपको पता है होता है सोसाइटी में। लेकिन वो किसी चीज़ पे भी बर्दाश्त नहीं करते थे। एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड मेरे घर आई हुई थी, बैठी हुई हम लोग बात कर रहे थे, घर आए बस आके बदतमीज़ी शुरू कर दी, चीखना पुकारना कि मना किया है तुम्हें और तुम्हारे घर कोई नहीं आएगा, कि तुम्हें समझ में नहीं आता। कोई बैठा हुआ है, कोई तमीज़ होती है, कोई मैनर्स है, दोस्त है, अभी थोड़ी देर के लिए आइए चली जाएगी। नहीं भाई, वो उनका शक जो था ना, वो शक मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस इंसान का ये शक है क्या। शक समझ में आता है कि किसी जेंट से आप बात कर रही हैं, कोई अदर साइड से आपके घर आ रहा है, कोई अननोन पर्सन है, कोई कज़न है, चले वो भी समझ में आता है मर्द का शक करना। लेकिन मुझे लेडीज़ का शक करना नहीं समझ आता था। इवन कि मुझे अम्मी के घर भी जाने के लिए ना बड़ा खुशामदे मिन्नतें करनी पड़ती थी समाज, क्या चली जाओ, तो बस मतलब जा रही हूँ तो बहनों से बात करने में शक शुबात। और घर आते थे तो इतनी बैड लैंग्वेज, लूज़ लैंग्वेज यूज़ करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरीके से इतनी मुश्किल मैंने उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारी है ना। उसी दौरान 2 बच्चे भी थे मेरे। तो फिर बच्चों के साथ ये था कि बस हमारे तो ये भी होता है ना कि बच्चे जो एक और बच्चा पैदा करो और सही हो, ठीक हो जाएंगे, बच्चे पैदा होने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बफर समझा जाता है कि भाई शायद बच्चे हैं तो अब समझ आ जाएगा, थोड़ा समझ जाएगा। लेकिन जो नहीं समझने वाला होता ना वो नहीं समझता। खैर वक्त गुजरता गया, फिर एक दफ़ा ये हुआ कि भाई लेके गए, बड़ों में बैठ के बात करेंगे, इस मसले को सॉर्ट आउट करना है, कब तक गुजारोगे ऐसे। अम्मी क्या लेकर गई, वहाँ बैठी बातचीत हुई। तो कभी भी मैं कहती हूँ कि बहुत कम मर्द होते हैं जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। कभी भी नहीं करता मर्द ना, वो हमेशा वही कहता है कि ना औरत की ही गलती है। सारी गलतियाँ मेरी निकाल दी, मुझे बता दिया। फिर घर वालों ने समझा बजा के भाई चली जाओ, बच्चों का साथ है, गुजारा कर लो, वक्त आने के साथ बच्ची बड़ी होगी, बेटी है, सही हो जाएगा। लेकिन जो इंसान को नहीं सही होना होता वो कभी भी सही नहीं होता। खैर हम घर आ गए, ज़िंदगी वैसे ही गुजरती गई, लेकिन उस इंसान को कभी सही नहीं होना था। परेशानी का आलम ये था कि कब बराबर में से अगर कोई इंसान आ जाए ना और कोई कहे कि यार आज मुझे सुमेरा की ये चीज़ दे दो, मरियम हमें यहाँ से यहाँ करना है बेटी से, तो उसके पर भी तुमने इसको घर आने कैसे दिया, बात कैसे करने दी। तो ये शख्स समझ में उनको वैसे भी कोई सोशल एंग्जाइटी थी, लोगों से मिलने जुलने में उनको प्रॉब्लम होती थी, मतलब मेरे साथ ओनली मेरे साथ। तो आपकी फिर बात उनसे, फिर आपने खुला कब ली उनसे? मैंने उनसे फिर खुला इसलिए लिया ना कि भाई मेरा गुजारा मुश्किल हो गया था। मैं उस इंसान के साथ रह के मैं खुद भी साइको हो गई थी। मैं परेशान हो गई थी कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती, एक 4 दीवारी में बंद रहना कितना मुश्किल हो जाता था। बच्चे बड़ी हो रही है, उसको स्कूल लेके जाना है, ट्यूशन छोड़ना है, तो कोई बच्चों के साथ कैसे फिर ऐसे? बच्चों के साथ भी बस बता तो रही हूँ, घर आए तो एक तूफान है बदतमीजी, कोई ना कोई बात उनको मौका मिल गया कि ऐसी हो, मतलब 24 कोर्ट की जो भी सब चीज़ें हुई वो स्मूथ हुई क्या? उन्होंने नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं की ना उन्होंने अपनी गलती। कोई भी अभी केस चल रहा है हमारा, अभी आपका केस जी मैंने फिर केस दाखिल किया खुला का। मुझे कोई इस बारे में नॉलेज नहीं थी, फिर मैंने लोगों से पूछ के फिर मैंने कहा भी मुझे रहना नहीं है। घर वालों ने कहा एक चांस और दे के देख लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था उस इंसान के। तो अभी आप कुछ वैसे काम करती हैं आप? जी मैं भी अब खुद मैं रेंट के घर पे रहती हूँ। सारी बातें आपको पता है कि अम्मी के घर पे भी गुजारा नहीं है, भाई भाभी हैं, तो अभी मैं एक कमरे का घर लेके रेंट पे रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ ना। कि छोटी मोटी जॉब करती हूँ, कभी कोई काम मिल जाता है, कहीं मेहंदी लगाने होती है तो वहाँ चली जाती हूँ, कहीं कुकिंग का काम मिल गया तो वहाँ जाके कुकिंग कर लेती हूँ। बच्चों को मैं कहती तालीम ना दरा सके, अपने बच्चों को स्किल ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ इसलिए एक घर में फंस के रह जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं इसके अलावा गुजारा कैसे करूँगी। मुझे बताएं किन सूरतों में खुला लेना या डिवोर्स लेना जायज़ है? बहुत सारी सूरतें जिसे हम शराइत कह सकते हैं कि इसमें औरत सोच सकती कि तलाक़ खुला की तरफ चली जाए। उनमें से वही जैसे हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो फ़िज़िकल टॉर्चर। आई एम वेरी मच सॉरी टू से कि हमारे यहाँ जो औरत पर फ़िज़िकल टॉर्चर है वो मर्द के हकूक़ में से एक हक़ बना दिए गए, और इसके लिए हम सबसे बड़ा जो बरनामा लेकर आते हैं और सबूत लेकर आते हैं और नस लेकर आते हैं वो कुरान है। कि कुरान तो कह रहा है कि तुम मारो, कुरान तो ज़रबा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जब हज़रत इब्न अब्बास से हमें रिवायत मिलती है कि हुज़ूर अकरम के पास वो गए और आके पूछा कि रसूल अल्लाह क्या मैं अपनी औरत पर हाथ उठा सकता हूँ? का रीज़न क्या है? का बद अखलाक है। कहा
हाथ उठाने की जहाँ तक बात है, क्या तुम उसे मारोगे जो खुद तुमसे खल्क हुई है, और उसमें कोई दो राय नहीं है, कुरान की आयत है, औरत मर्द से खल्क हुई है। तो फिर फरमाया, तो फिर कुरान ये क्यों कह रहा है, ज़राबा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? तो फरमाया हाथ में मिसवाक थी, आगे से घिसी हुई थी, दैट वाज यूज्ड, आगे से वो फूल की तरह सॉफ्ट हो जाती है। कहा अगर तुम तब भी कुकिंग नहीं कर रही, नहीं मार सकते, वो तुम्हारे हक में है, तुम्हारी मिल्कियत में है, तुम्हारे घर को देखती है, ये काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद को जलने वाली है, ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। अगर वो खाना नहीं पकाती है, ठीक है, अगर वो कोताही करती है घर के कामों में, तब भी तुम उसको मार नहीं सकते, सिर्फ एक सूरत में कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर ऐसी जगह जाती हो, नॉट एट ऑल, आप शिकायत भी नहीं कर सकते इस पर। उस पर आप कितना वो जो मिसवाक की घिसी हुई छड़ी है उससे भी हल्का सा मारो, और अगर आपने ऐसे मारा कि उस पर निशान आ गए तो उस पर दियत है। औरत को चाहिए कि उसका तकाजा करके उससे वो मांग सकती है। अगर औरत को ये मसला हो, मैंने ये शरीयत में पढ़ा है, मैं अपने अप्रोच नहीं बता रही, कि मर्द खर्राटे लेता है और मैं सो नहीं सकती, इट कैन ऑल्सो बी द रीज़न कि वो खुला के लिए बात कर सकती है, देन वो जाए अपना इलाज करवाए। टॉर्चर इतना भी है कि तलाक देने का बार बार कहना, देयर वाज अ केस कि जिसमें मेंटल टॉर्चर या जैसे हम इमोशनल टॉर्चर कहेंगे, लॉ ने रिकग्नाइज किया कि जहाँ सिर्फ मर्द उठते बैठते यही धमकी देता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, ये इटसेल्फ ये एक टॉर्चर है जो औरत इमोशनली और मेंटली बर्दाश्त कर रही है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो हम सारे कैटेगराइज हमने किया है, वो बेसिकली फिजिकल भी है, इमोशनल है, मेंटल है, फाइनेंशियल है। आपकी जहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ हो रही है जो बेसिकली आपके पीस को डिस्टर्ब करती है, इट विल फॉल अंडर द टॉर्चर। अच्छा, दूसरी एक बहुत अहम बात जो इन्होंने कही कि हम जो खातून है यानी जो बीवी है उसको उसके स्टेटस के मुताबिक मेंटेन करेंगे तो लॉ इसको रिकग्नाइज करता है। यानी ऐसी खातून जिसका निकाह के वक्त मेहर नहीं रखा गया फॉर एग्जांपल, तो उसका मेहर हम क्या डिसाइड करेंगे? तो कानून ये कहता है कि फिर हम यानी उस औरत के बाप की बहनों के जिस लेवल के मेहर रखे गए हैं या उस लड़की की बहनों के जैसे मेहर रखे गए हैं, यानी उसका पेरेंटल स्टेटस देखते हुए हम सेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ मर्द अपने रिसोर्सेज देखेगा बल्कि वो स्टेटस ऑफ द विमेन को भी बरकरार रखेगा। और मेरे अपने पास फैमिली में जो केस हुए उसमें उन्होंने, सास ने जब लड़की ने खुला मांगी तो उन्होंने कहा मेरा बेटा तुम्हें छत देता है, दिन की 2 रोटी देता है, तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं है शिकायत करने का। यहाँ तक भी, और अच्छा ये खवातीन ही बोल रही हैं, हाँ। सही है, एक औरत हो क्या दूसरी औरत की दुश्मन। इस पे बहुत बात होती है कि अब औरत आई है तो वो ठीक करेगी। अगर फैमिली बहुत अरसे से, जैसा आपने कहा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परामेंट्स देख रही है तो कॉमन सोल्यूशन ये लगता है शादी करवा दो। कभी कभी औरतों को बिल्कुल ये नौकरी नहीं कराओ, इसकी शादी बिल्कुल जिम्मेदारी पड़ेगा, कर लेंगे। तो जब वो शादी होती है फिर औरत पे आती है वो जिम्मेदारी, चाहे वो जॉइंट हो, न्यूक्लियर हो, एंड देन उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो हमारे पास तरह बहुत खवातीन है जो थेरेपी में आ रही है जिनके पास ये एक प्रेशर है, और उनका पहला सवाल ये होता है मैं आपके पास से आई हूँ, वो अपने सारे दुख दर्द पे बात नहीं करेंगी जिस पे हम उनसे बातचीत कर रहे होते हैं। वो टॉपिक बार बार होगा शिफ्ट, और देखें हम इनको ये सारी मसाइल हैं, वो ये सब करते हैं, अब बताएं मैं क्या करूँ, मैं उनको ठीक कैसे कर सकती हूँ। तो उनका पहला सा वो इतना अपने मसले को उन्होंने दबा दिया होता है ना, सप्रेस किया हुआ होता है कि वो अपनी कैफियत, अपने जज्बात की तरफ बात ही नहीं करती। एक जैसे हमने यहाँ पे बातचीत अभी हम फिलहाल जो कर रहे हैं, एक माहिर नफ्सियात है अब्राहम मैस्लो, और उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स का अपना एक बनाया था, मतलब कि किस तरीके से हमारी कुछ जो ज़रूरियात हैं हमारे पास ख़वातीन आती हैं, और ये जो चीज़ कि अगर उनको तशद्दुद का शिकार है, वो पहले सवाल वो ये करती हैं कि मैंने तो कुछ किया होगा, वो मेरी वजह से, तो या शौहर बात नहीं करता। आप बताएं ना, लोग ये बात कर रहे थे कि और मर्द हाथ ही तभी उठाते जब औरत की ज़बान चलती है, ये यही तो लोग बात करते हैं। अपने सेल्फ पे वो इतना कर देते हैं, वो अपने ऊपर करते हैं कि हमारे पास थेरेपी में इतने सेशंस और इतना वक्त लगता है कि हम उनके ऊपर बात कर सकें। वो इतने सेशंस तक उनका जो फोकस होता है कि मेरे मर्द के बिहेवियर पे, उनकी रीजनिंग, उनका क्या है, क्यों ऐसा करते होंगे। डॉक्टर साहब आप ये भी बताएं हमें कि औरतों की ये सेल्फ इस्टीम इतनी लो क्यों है? हाँ। क्यों, कहाँ से इसकी रूट कहाँ है? हाँ, ये
सो देखिए इसमें ना देयर इज़, हम एक वजह नहीं कह सकते कि ये एक वजह है। कल्चर, रिलीजन, जैसे कल्चर जो है वो बिल्कुल सांस की तरह, ऑक्सीजन की तरह, हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसका एक हिस्सा हैं, वो हमसे जुड़ा हुआ है। मज़हब एक है, उसी के साथ साथ हमारे जो रोल्स हैं। सो बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि सेल्फ इस्टीम की, बहुत से इट कम्स डाउन टू कि आपका बचपन कैसा था, आपको इर्द गिर्द लोगों ने क्या कहा, क्या ब्रॉटअप रहा, स्कूल में क्या रहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम ये प्रीच करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज इट्स वेरी हाई टाइम कि इक्वल पार्टनर है। कोई भी पार्टनर जो है वो किसी से सुपीरियर नहीं है, ठीक है। ये पार्टनरशिप है बेसिकली। मैरिज जो है ये हम दो लोगों को जो एक साथ चला रहे हैं, आका और गुलाम का रिश्ता नहीं जो कि हमने समझ लिया कि तुम मेरी बांधी हो। और दूसरी चीज़, इक्वल पार्टनर के साथ जब हम ये कहना शुरू करेंगे कि ये पार्टनरशिप है, इक्वल पार्टनरशिप है, इक्वल पार्टनर है, और दोनों जो अशखास मिल रहे हैं वो दोनों इंडिविजुअल हैं अपने तरीके से। यानी जो खातून आ रही हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी लेकर आ रही है, और मर्द जो है वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। हम ये ना फोर्स करवाएं कि वो सिर्फ और सिर्फ मर्द के ही रंग में ढल जाए, ठीक है, बिल्कुल, और ना हम मर्द को मोल्ड करें। कुछ लड़कियों में भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए यहाँ हमने ना कंपेनियनशिप बिल्ड करना है, ये भी बात करेंगे, छोटी सी बात कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें खुला के मसाइल के हवाले से, और हमें ये बात भी करनी है कि अगर हमारी सोसाइटी में किसी लड़की की खुला हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, तो आप उसको दोबारा से कंसीडर क्यों नहीं करते कि उस बच्ची की पहले आपको शादी करानी चाहिए। हम ये समझते हैं कि वो जब आप मुर्गी वाले के पास नहीं जाते मुर्गी का गोश्त लेने के लिए, तो वो अंदर से डब्बे से मुर्गी निकालता है, उसके गले पे छुरी फेरता है और उसके बाद उसको ड्रम में डाल देता है। तो ड्रम में आवाज़ आती रहती है, जब तक गुजरी होती है वो तड़पती, उसकी आवाज़ आती रहती है, और आपको लगता है बस अभी डाई डाउन हो जाएगी। हमारे यहाँ भी समा हैसियत है कि अगर किसी की डिवोर्स होती है, खुला होती है, हम उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि बस अब तो उसको हमने ड्रम में डाल दिया और इसका काम यहाँ पे तमाम हो गया। ऐसा नहीं है। आपके आसपास अगर कोई कुंवारी लड़कियाँ मौजूद है, खुला ज़्यादा लड़कियाँ या तलाक याफ्ता लड़कियाँ मौजूद हैं, तो सबसे पहले जो राइट रखता है कि जिनका निकाह कराया जाए वो खुला याफ्ता और साथ में या तलाक याफ्ता ख़वातीन है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप हमारे रिलीजन में जाएँ, आप हिस्ट्री में जाएँ, तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो हमने इस वाले हवाले से बात भी ज़रूर करनी है। हम रेड फ्लैग्स की ब्रेक में ज़रा बात कर रहे थे, तो आपने क्या रेड फ्लैग्स आपको क्या लगते हैं कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर दो रिश्तों के अंदर और नोक झोंक हो रही है छोटी छोटी बातों में, और आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं और आपको लगता है कि वो आगे जाके बढ़ेंगी, तो वहाँ ही रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। उस नौबत पे ना लेकर आए आप ये सोचे नहीं बाद में तो ये सही हो जाएगा, अच्छा चलो जी कर देते हैं, अच्छा हम तो इतने टाइम से जानते हैं, अच्छा हम ये कर देंगे तो बाद में ठीक हो जाएगा। मैं कहती हूँ यही शुरुआत है, और आप उसको वो कर रहे हैं, मतलब आप धकेल रहे हैं ज़बरदस्ती, तो आप यही रोक दें, इस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दें कि वो आप उस चीज़ों में घुसें और ट्रॉमास में जाएं। तो बेहतर ये है कि आप वो थोड़ी देर का ट्रॉमा ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप वो थोड़ा सा गम काट लें ना, वो ज़्यादा बेहतर है कि पूरी लाइफ टाइम का आपको। और ये रिश्ता जो है ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये दो लोगों में शायद नहीं होता, मैं समझती हूँ ये पूरी फैमिली, आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी सफ़र करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ को नहीं होता, फ़र्क पड़ता, वो कहते हैं कि भाई भाड़ में जाओ, तुमने की है तुम करो, तुमने भुगता है तो तुम करो, तुमने लव मैरिज करी है, जो जिस तरह के बाबू जी ये भी होता है कि जो एक जो कमरे का जो एक रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का, जो उसके आपस के जो मामलात हैं, उसमें बाहर वालों का भी इतना वो इन्फ्लुएंस आ जाता है कि आपको, अब जैसे एक लड़का कह रहा है, बहुत सी जगहों में हमने देखा है कि लड़का लड़की कहती है हमने फलानी शादी नहीं करनी, वो कहते नहीं तुमने रहना है, तुमने रहना है, तुमने करना है, क्योंकि तुम्हारी अगर डिवोर्स होगी तुम्हारी आगे बहन की शादी नहीं होगी, फलानी नहीं होगी, और वो उस घर में पिसरी होती है। बिल्कुल, हमने कितने ऐसे देखे हैं। इसमें तो कोई दो राहें नहीं है कि आपके साथ दोनों फैमिलीज, दो खानदान इन्वॉल्व होते हैं, मगर हम जो ये बात बार बार करते हैं कि ये दो लोगों की पार्टनरशिप है, हमने यही समझाना है कि कानून भी यही कहता है और मजहब भी कि आपके जो डिसीजन है बेसिकली वो मर्द और औरत के ही हैं। हमने वो जो हमारे पर्सनल डिसीजन है शादी के मुतालिक, चाहे वो फिर कितने बच्चे होने हैं, बच्चे कब कब होने हैं, बच्चे क्या एजुकेशन लेंगे, मेरी मेंटेनेंस क्या रहेगी, या मर्द क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर करेगा और खातून क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर करेगी, ये प्योर सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के होने चाहिए। इसमें आप जितना आइदर साइड की फैमिली, चाहे वो लड़की की तरफ से है या लड़के की तरफ से, तो फिर आपका एक मेस क्रिएट होना शुरू करता है। कहीं भी लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मदर इन
लॉ आइदर साइड, दोनों साइड की, सास मर्द की या औरत की, ना वो ससुर की इन्वॉल्वमेंट को रिकॉग्नाइज बड़े लोग ही करते हैं ना ये चीजें, देखिए हम इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं कि जी हम बड़े जो ये मिलके बात कर अभी लेंगे। रेड फ्लैग्स की भी कर रहे थे, हम जो बड़ों को इन्वॉल्वमेंट वाली बात करते हैं वो हम एज मेडिएटर के तौर पे लेते हैं, बिल्कुल। वो हम मेडिएटर के तौर पे तो ले सकते हैं कि जब हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे, यानी हस्बैंड और वाइफ किसी एक चीज को सेटल डाउन नहीं कर पा रहे, तो हम अपने बड़ों को इन्वॉल्व करें, दोनों फैमिलीज को इन्वॉल्व करें और उनकी मशावरत के साथ, उनके कंसर्न के साथ और उनकी समझ बूझ के साथ हम चीज़ों को करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, रुबाब ने बहुत अच्छी बात एक तो कही कि रेड फ्लैग्स जहाँ नज़र आ जाएं आपका स्टॉपल वहीं होना चाहिए। लॉ भी कहता है ना कि आप स्टॉपल ले ले, स्टे हो जाए, मगर एक चीज़ और हमें सिखानी है और बतानी है बार बार, और चूँकि हम मास्टर्स के लिए शो करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब लोग काउंसलिंग की तरफ भी आए। यानी हम हमेशा ये कहते हैं कि रिश्ता खत्म करें, रिश्ता खत्म करने से पहले भी स्टेप्स हैं जो आप उस रिश्ते को बचा सकते हैं, या जी बिल्कुल, आप कपल काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं, आप थेरेपी सेशन की तरफ जा सकते हैं, और ये जो आपने बात की ना, बड़े बुजुर्ग जा बैठ सकते हैं। के, ये भी काउंसलिंग का एक पार्ट है कि बड़े बुजुर्ग घर के मगर बड़े कितना बैठ बुरा के समझते समझाते हैं हमारे हैं। आदमी लोग कि अगर काउंसलिंग की कोई बात करते हैं वो कहते हैं काउंसलिंग मतलब हम पागल हैं। नहीं, अच्छा, कोई फौरन नहीं कहते कि हम पागल हैं। बेसिकली जब हम औरतें बहुत एडवांस्ड हो चुकी हैं, मर्दों को अब कैचअप कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। बेसिकली हमें प्री काउंसलिंग, जब हम शादी की बात कर रहे हैं ऐसे तो ही। हम अगर एक ट्रेंड बना दें, यानी जहां हमने ये ट्रेंड बनाया कि मेहंदियां होंगी और ढोलकियां होंगी और बारात बड़ी लैविश होगी, तो अब हमें ये ट्रेंड देना चाहिए और अपने घरों से स्टार्ट करना चाहिए कि शादी के वक्त हमें प्री काउंसलिंग करानी है, चाहे हम लड़के वाली साइड है या लड़की वाली साइड है, ये मैंडेटरी होना चाहिए, इसको ट्रेंड होना चाहिए, जिसमें कहती है भाई एक तो ब्लड टेस्ट जरूर होने चाहिए शादी से पहले, और ऐसे ही जो है ना कि काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उनको पता चले कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू।